वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी प्लांट फिजियोलॉजी और उसमें हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी लगता है। बेसिकली डिफ़िकल्ट क्यों लगता है कि इतनी चीज़ें इसमें ज़्यादातर जो है चीज़ें याद करने की है कि आपको प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितनी टोटल एटीपी कहाँ जाने वाली है, किस स्टेप पे क्या लगेगा। इसलिए लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, बट why is breathing so essential to life? What happens when we breathe? Also, do all living organism including plant and microbe breathe? If so, and how? कि भाई ब्रीथ करना ज़रूरी क्यों है, क्या ज़रूरी है, हम कैसे करते हैं, और जो पेड़ वगैरह सब हैं वो लोग करते हैं नहीं करते, और करते हैं तो कैसे करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको ज़रूरी है एनर्जी अपने डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। चाहे वो कुछ भी काम करें तो उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटी लाइक एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में भी हमारा जो इंस्पिरेशन होता है दैट इज़ एक्टिव प्रोसेस। हमें सांस भरने के लिए, सांस लेने के लिए भी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? कहाँ से सारी एनर्जी आती है? वी नो वी ईट फूड, हमें पता है हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन कैसे? बट हाउ इज़ द एनर्जी टेकन फ्रॉम द फूड? उस फूड से एनर्जी आती कैसे है? हाउ इज़ दिस एनर्जी यूटिलाइज? ये एनर्जी यूटिलाइज कैसे होती है? डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? के सारे फूड्स जो हैं सेम अमाउंट की एनर्जी देते हैं? क्या प्लांट भी खाते हैं? या प्लांट को एनर्जी कैसे मिलती है? ये सारे क्वेश्चन हैं जो हम डील करते हैं, फिर हम ये हमारे दिमाग में आते हैं और हम आगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इनमें से जो प्लांट वाले पार्ट के क्वेश्चन हैं वो हमें क्लियर होंगे। You may wonder at the several questions raised above. They may seem to be very disconnected, but in reality, the process of breathing is very much connected to the process of the release of energy from the food. कि जो किस चीज़ का प्रोसेस हमारा ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है कि हमें एनर्जी कैसे मिलती है उस फूड से। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन। समझते हैं और ये कैसे होता है। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल द फूड। ये कह रहे हैं जितनी भी एनर्जी रिक्वायर है लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए वो कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है जब ऑक्सीडेशन होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, जिसे हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तब हमें एनर्जी मिलती है। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड द साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं, जिन्हें पहले ब्लू ग्रीन एल्गाई भी कहा जाता था, तो ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड द साइनोबैक्टीरिया ही हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को, फिर उसे कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और स्टोर करते हैं बॉन्ड्स के फॉर्म में। कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में बॉन्ड्स बनता है दैट इज़ ग्लूकोज, सुक्रोज एंड द स्टार्च। तो ये क्या है? स्टोरेज फॉर्म, जिस तरीके से फूड स्टोर होता है। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन अ ग्रीन प्लांट टू नॉट ऑल द सेल, टिश्यू एंड द ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज। कि ग्रीन प्लांट में भी सारे सेल्स या टिश्यू और ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज नहीं करते। ओनली सेल कंटेनिंग द क्लोरोप्लास्ट, वही सेल्स जिनमें क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, वही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। दैट आर द मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर्स। और कहाँ लोकेटेड होते हैं? वो सुपरफिशियल लेयर्स में लोकेटेड होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। हेंस इवन इन द ग्रीन प्लांट्स, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स में भी ऑल अदर ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड द सेल्स दैट आर नॉन ग्रीन नीड फूड फॉर द ऑक्सीडेशन। तो जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, प्लांट्स में नॉन ग्रीन पार्ट वाले, चाहे वो ऑर्गन हो, सेल हो, टिश्यू हो, उन्हें भी फूड क्या चाहिए? फूड चाहिए उन्हें भी ऑक्सीडेशन के लिए। हेंस फूड हैज़ टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल द नॉन ग्रीन प्लांट्स। इसीलिए जो खाना है उसको ट्रांसलोकेट किया जाता है दूसरी पार्ट्स पे, दैट इज़ नॉन ग्रीन पार्ट्स पे। एनिमल कहते होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं डायरेक्टली। जो हर्बीवोर्स हैं वो डायरेक्टली प्लांट से ले रहे हैं और इनडायरेक्टली कार्निवोर्स लेते हैं। सेप्रोफाइट्स लाइक फंजाई आर द डिपेंडेंट। जितने भी सेप्रोफाइट्स होते हैं जो सड़े गले चीज़ों पे खाते हैं लाइक फंजाई, और डिपेंडेंट है वो डेड और डिकेइंग मैटर पे दैट इज़ सड़ा गला। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज़ दैट अल्टीमेटली जितना भी फूड जो रेस्पायर किया जा रहा है लाइफ प्रोसेस के लिए वो कहाँ से आ रहा है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही आ रहा है। दिस चैप्टर डील विद द सेलुलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटीरियल विद इन द सेल टू रिलीज द एनर्जी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है।
और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड कैसे टूटता है, फूड मटेरियल सेल के अंदर क्या रिलीज करने के लिए एनर्जी, और बाय ट्रैपिंग दिस एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और क्या करना है, ट्रैप करना है इस एनर्जी को ताकि क्या बन सके, एटीपी का सिंथेसिस और हो सके। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम कि फूड कैसे टूटेगा सेल के अंदर, कि एनर्जी कैसे रिलीज होगी, फिर इस रिलीज एनर्जी को ट्रैप किया जाए ताकि एटीपी बन पाए हमारा। ठीक है। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे होगा जहाँ क्लोरोप्लास्ट मिलने वाला इन द यूकैरियोट्स। वहीं पे जो ब्रेक डाउन है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का यील्ड एनर्जी के लिए कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो खाना तो बन रहा है क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन ब्रेक डाउन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑल्सो ओनली इन यूकैरियोट्स, कहाँ पे देखने मिलता है, यूकैरियोट्स में। The breaking of the CC bond of the complex compound through oxidation within the cells। अभी हमने पढ़ा था खाना बनता है, खाना स्टोर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड्स के फॉर्म में। अब ब्रेकिंग होगी इन बॉन्ड्स की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ऑक्सीडेशन के थ्रू, ताकि क्या मिले, हमें एनर्जी चाहिए। लीडिंग टू रिलीज ऑफ द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो यहाँ से क्या मिली, हमें रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मिली कि ब्रेकिंग करना सीसी बॉन्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन के थ्रू सेल्स के अंदर, ताकि हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो मिल जाए, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज नोन एज द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। और वो कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होते हैं इस प्रोसेस के टाइम पे, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज होते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए। यूजुअली क्या रिलीज यूज़ किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडाइज होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो, लेकिन प्रोटीन और फैट्स भी यूज़ होते हैं, एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स भी यूज़ किए जाते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मिल गई कि ब्रेक करना सीसी बॉन्ड को ऑक्सीडेशन के थ्रू ताकि हमें एनर्जी मिल सके, उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। और जिन सब्सटेंस का रेस्पिरेशन होता है, जिनको ऑक्सीडाइज किया जाता है, उन्हें रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स कहते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन होता है विद इन अ सेल, सेल के अंदर, तो जितनी ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज्ड फ्री इनटू द सेल। तो जितनी भी एनर्जी उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर है जिसका ऑक्सीडेशन होना है ताकि हमें एनर्जी मिल सके, तो ये कह रहे हैं जब ऑक्सीडेशन होता है उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता कि जितनी भी एनर्जी उसके अंदर है वो सारी रिलीज हो जाए, सारी एनर्जी रिलीज नहीं होती, और इन अ सिंगल स्टेप की एक ही स्टेप में सारी एनर्जी मिल जाए। इट इज़ रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम। धीरे धीरे स्टेप वाइज वो एनर्जी रिलीज होती है, और उस रिएक्शन को कौन कंट्रोल करते हैं, एंजाइम्स के थ्रू कंट्रोल होती है। एंड इट इज ट्रैप्ड एज अ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और फिर वो किस में ट्रैप हो जाती है, किस फॉर्म में मिलती है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में मिलती है, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not used directly, but it is used to synthesize ATP। इन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, किस टाइम एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जो ऑक्सीडेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है रेस्पिरेशन में, उसको डायरेक्टली इज़ नॉट और रेदर कैन नॉट बी यूज, वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होती और ना ही हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बल्कि उसको यूज़ किया जाता है केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाने के लिए, एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए, जो फर्दर ब्रोक डाउन होती है, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है जो हम यूज़ करते हैं अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। हैंस जो एटीपी है वो एक्ट करती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल की तरह। This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring process of the organism। फिर इस ATP में जो एनर्जी ट्रैप है उसको यूज़ किया जाता है अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। एंड द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज एज द प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन द सेल। तो बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है, जब रेस्पिरेशन होगा, जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा पहले, तो हमें जो एनर्जी मिलने वाली है वो एक साथ नहीं मिल जाएगी, स्टेप वाइज मिलेगी। स्टेप वाइज मिलेगी, हर एक स्टेप में कुछ अमाउंट रिलीज़ होगा, और उससे वो किसकी मीडिएटेड कंट्रोल होती है, एंजाइम्स के थ्रू कंट्रोल होती है। फिर वो एनर्जी जो हमें मिलती है वो पहले एटीपी के फॉर्म में वो मिली है, हमने स्टोर एनर्जी को एटीपी में चेंज करा, फिर एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है जो हमें चाहिए अपने वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें पूरा इतना समझाया गया है। और एटीपी क्या है हमारी, क्या कहा जाता है उसको, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। तो जो एनर्जी ट्रैप है उसे यूटिलाइज किया जाएगा अपने जो भी काम करने हैं हमें।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं, डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, क्या वो भी सांस लेते हैं? वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। इसका जवाब एकदम सीधा सीधा नहीं है। यस, प्लांट रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे ऑल्सो गिव आउट CO2। कि हाँ, जो प्लांट हैं उन्हें O2 चाहिए रेस्पिरेशन कराने के लिए। भाई ऑक्सीडेशन कराना है, किसी को ऑक्सीडाइज कराना है। तो हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि रिमूवल ऑफ H+। अगर हम H+ को हटा दें तो वो ऑक्सीडेशन होता है। अगर हम उसमें एडिशन कर दें ऑक्सीजन का तो वो ऑक्सीडेशन होता है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये 3 डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। अब भाई ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हमें O2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो वही लिखा O2 तो चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, बिकॉज रेस्पिरेशन क्या है, बेसिकली ऑक्सीडेशन ही तो है। ऑक्सीडेशन कराना फूड का तो वही रेस्पिरेशन है, तो O2 चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। और उसके क्या मिलेगी, गिव आउट क्या देंगे, वो CO2 देंगे। हेंस प्लांट हैव अ सिस्टम इन अ प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ O2। तो इनका कहने का मतलब है हाँ कि प्लांट के अंदर एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश है जो इंश्योर करता है कि उनको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी मिलती रहे, ऑक्सीजन को मिलती रहे। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स, जो प्लांट्स हैं जानवरों की तरह, हैव नो स्पेशलाइज ऑर्गन्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज। उनके पास कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, बट दे हैव द स्टोमेटा एंड द लेंटिसल्स फॉर दिस पर्पज। लेकिन क्या है इनके पास, इनके पास पूरा एक स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है कि भाई हमारे पूरी ब्रीदिंग के लिए लंग, उसके अंदर फिर ये पूरा सब कुछ है। लेकिन इनके पास सिर्फ क्या है, ऐसे स्टोमेटा और लेंटिसल्स मिलते हैं इस पर्पज़ के लिए। दे आर सेवरल रीजन्स वाई प्लांट कैन गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। बहुत सारे सेवरल रीजंस हैं कि उनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं है। पहला कि ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स। अब हमारी बॉडी का हर एक पार्ट तो ध्यान नहीं रखता ना कि भाई हाथ अलग रेस्पिरेशन सांस ले, पैर अलग ले, ऐसा नहीं होता। लेकिन पेड़ में क्या होता है, वहाँ पे हर एक ऑर्गन जो है वो ध्यान रखेगा, हर एक पार्ट ध्यान रखेगा अपने लिए कि वो अपनी गैसेस एक्सचेंज के लिए खुद जिम्मेदार है, वो उसका खुद का काम है कि गैसेस एक्सचेंज कराना। देयर इज़ अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। दूसरा रीज़न ये है कि प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर द गैस एक्सचेंज। उनकी इतनी ग्रेट डिमांड होती नहीं है गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो प्लांट डू नॉट डिमांड ग्रेट फॉर द गैसेस एक्सचेंज, ये उसका दूसरा रीज़न हुआ। रूट स्टेम लीव्स रेस्पायर एट देयर फार लोअर देन एनिमल्स टू। ये अपने रेट पे ही, बहुत कम रेट पे ही रेस्पायर करते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज। से फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ही लार्ज वॉल्यूम गैसेस का एक्सचेंज होता है। एंड ईच लीफ इज़ वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस टाइम पे भी हर एक जो लीफ है वो वेल अडेप्टेड है कि वो अपनी ज़रूरत का ध्यान खुद रख सके। व्हेन सेल्फ फोटोसिंथेसाइज, जब सेल्फ फोटोसिंथेसाइज कर रहा है तो अवेलेबिलिटी जो है O2 की इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन दी सेल, सिंस O2 रिलीज होती है सेल के अंदर ही। तीसरा रीज़न ये है कि जो थर्ड है, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज़ इवन इन लार्ज, जो जहाँ अगर वो डिफ्यूज़ करती हैं वो डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बल्कि प्लांट इज़ नॉट ग्रेट, बल्कि प्लांट इस चीज़ में बढ़िया नहीं होते। तो ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट। तो हर एक जो लिविंग सेल है बहुत क्लोजली लोकेटेड है एक दूसरे के। दिस इज ट्रू फॉर द लीव्स, यू मे आस्क, बट व्हाट अबाउट द थिक वुडी स्टेम एंड द रूट्स। अब कह रहे हो ये बात तो लीव्स के लिए ठीक है, लेकिन जो थिक वुडी स्टेम रूट्स होते हैं उनमें क्या, जो स्टेम में जो लिविंग सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं थिन लेयर्स में इनसाइड बीनीथ द बार्क। दे ऑल्सो हैव ओपनिंग, इनके पास भी ओपनिंग्स होती है, उन्हें क्या कहते हैं, लेंटिसल्स कहते हैं। अभी हमने कहा ना वैसे तो इन्हें इतनी ज़रूरत नहीं है, उसके रीज़न बता दिए। और जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ पे इनके पास क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है और लेंटिसल्स प्रेजेंट है। तो वहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, बार्क वुडी पेड़ में लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं। द सेल इन द इंटीरियर आर द डेड, अंदर के सेल डेड होते हैं, वो क्या देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। Thus most cell of the plant have at least a part of their surface in contact with the air। और most of the cells जो होते हैं प्लांट के, मतलब अगर मान लो ये बार्क भी ऐसे जो इनका है कि इनका कुछ पार्ट जो होता है बाहर इन्वायरमेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में आसानी से होता है कि जो एक्सचेंज करना है वो ईजिली हो पाए। इसलिए कहा गया है कि जो मोस्ट ऑफ द सेल प्लांट है उनका एक लीस्ट पार्ट क्या हो, सरफेस के कॉन्टैक्ट में हो एयर के साथ। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेड बाय द लूज पैकेजिंग ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स इन द लीव्स, स्टेम्स एंड द रूट। और ये किसके थ्रू भी हो पाता है, ये फैसिलिटेट किसके थ्रू होता है, क्योंकि जो पैरेन्काइमा है, लूज पैकिंग होती है पैरेन्काइमा सेल्स की लीव्स में, स्टेम्स में और रूट्स में, जो क्या करते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क देते हैं फॉर एयर स्पेसेस। हमने पढ़ा है ना पैरेन्काइमा क्या मिलता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस मिलते हैं, वही लूजली कनेक्टेड है। क्यों मिल रहे हैं एयर स्पेसेस, इसीलिए मिल रहे हैं भाई कि ईजिली एक्सचेंज हो पाए।
द कंप्लीट कम्बशन ऑफ द ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का कंप्लीट कम्बशन हो जाता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है एज अ एंड प्रोडक्ट। यील्ड एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिव आउट एज द हीट, जो एनर्जी देते हैं और मोस्ट ऑफ द एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, यहाँ पे हीट के फॉर्म में हो जाती है जब क्या हो रहा है, कम्बशन हो रहा है ग्लूकोज का। इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल्स दैट द सेल रिक्वायर। The strategy that the plant cell uses to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as a heat. अब कह रहे हैं कि प्लांट इस स्ट्रैटेजी से काम करता है कि जितनी जो इसकी एनर्जी रिलीज़ होने वाली है ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म में, वो उसको डायरेक्टली सारी को हीट के फॉर्म में रिलीज़ ना कर दे। ये उनके पास एक स्ट्रैटेजी होती है कि उसे हीट के फॉर्म में वो सारी लूज़ नहीं होने देंगे एनर्जी को। द की इज़ टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स। इसलिए क्या है वो उनकी स्ट्रैटेजी कि सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज़ ना हो जाए, अगर हो जाएगी तो बेकार हो जाएगा प्रोसेस। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को जो ऑक्सीडाइज करते हैं एक पूरे वन स्टेप में नहीं करते बल्कि छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में करते हैं, enabling some step to be just large enough such that energy release can be coupled to ATP synthesis। कुछ स्टेप बड़े होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज किस में बन जाए, ATP में बन जाए। अब ये कैसे होता है हमें यही पढ़ना है रेस्पिरेशन में कि स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, बेसिकली ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज होगा, कौन कौन से स्टेप्स में ऑक्सीडाइज होगा और कैसे फिर वो एनर्जी ATP की फॉर्म में हमारी स्टोर हो जाती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन चलता है ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है एंड द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड द एनर्जी रिलीज एज अ प्रोडक्ट, और ये सारी चीज़ें CO2 वाटर एंड द एनर्जी रिलीज होती हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। द कंबशन रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ऑब्वियसली कंबशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, बट सम सेल्स लाइव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल, कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो वहाँ क्या होता होगा, देयर आर सफिशिएंट रीजन्स टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लानट लिव्ड इन एटमॉस्फेयर दैट लैक ऑक्सीजन। इवन अमंग द प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो ऑफ सेवरल दैट आर अडेप्टेड टू एनारोबिक कंडीशन, कुछ ऐसे भी हैं जो अभी एनारोबिक कंडीशंस पे रहते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, ये क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, मतलब मिली ऑक्सीजन तो बढ़िया कर लेंगे, नहीं मिली तो अपने एनारोब करके काम कर लेंगे। वाइल इन अदर्स द रिक्वायरमेंट फॉर द एनारोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट, और कहीं पे क्या होती है ये कंडीशंस ऑब्लिगेट हो जाती है। अब देखो इन्होंने इस लाइन में बता दिया कि एरोबिक और एनारोबिक के भी दो टाइप होते हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। तो ऑब्लिगेट का मतलब हुआ कि हाँ भाई उनके लिए वो कंडीशन ज़रूरी है, आवश्यकता है, वो उसके बिना रह ही नहीं सकते। अब मैं कहूँ कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्लिगेट एरोबिक है, मतलब अगर O2 वाली कंडीशन मिलेगी तो ही वो सर्वाइव कर पाएगा, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और वहीं मैं दूसरी तरफ कहती हूँ फैकल्टेटिव एरोबिक है, मतलब ऑक्सीजन मिली तो बढ़िया, नहीं भी मिली तो भी बढ़िया, वो एनारोबिक करके अपना काम चला लेगा। तो इस लाइन से हमें पता चल गया कि एरोबिक और एनारोबिक भी दो टाइप के होते हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। तो ऑब्लिगेट वो हैं जिनके लिए वो कंडीशन मस्ट है, अगर वो कंडीशन है तो वो सर्वाइव करेंगे। लाइक फैकल्टेटिव एनारोब है तो उनके लिए वो बढ़िया है कि नहीं भी मिल भाई, नहीं है O2 वाली कंडीशन तो भी सही है और O2 वाली कंडीशन मिल गई तो भी सही है। अब मैं बोलती हूँ ऑब्लिगेट एनारोब है तो वो O2 की ही एब्सेंस में ही काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस लाइन से हमें क्या चीज़ें क्लियर हुई कि भाई ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव दो टाइप के एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। एक क्या होगा ऑब्लिगेट एरोबिक, एक होगा ऑब्लिगेट एनारोबिक। वहीं पे फैकल्टेटिव में भी दो टाइप मिलने वाले हैं, फैकल्टेटिव एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक। In any case, all the living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. This breakdown of glucose to pyruvic acid is called glycolysis। और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, पायरुविक एसिड जब बनता है तो उसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो कुछ केसेस में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास एंजाइमेटिक मशीनरी होती है कि वो ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं, कंप्लीटली ना करें बिना हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा या O2 की
एब्सेंस में होगा। तो ग्लाइकोलिसिस कब परफॉर्म हो रहा है? विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर जाएगा O2 की एब्सेंस में होता है ग्लाइकोलिसिस। और क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं ग्लाइकोलिसिस में कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, वो कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है कि पार्शियली? तो कैसा ऑक्सीडेशन होता है? पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। और क्या बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, ये भी पूछते हैं क्या बनता है ग्लूकोज से? क्या बनेगा? पायरेविक एसिड बनेगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ से इस अकेली लाइन से कि भाई कैसी मशीनरी। एक चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि किसके थ्रू होता है? एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन, एंजाइम की हेल्प से होती है। पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज, बिना ऑक्सीजन के होता है। और ग्लूकोज से क्या बनता है? इसमें एंड प्रोडक्ट पायरिक एसिड बनता है और इसे क्या कहते हैं? हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। The term glycolysis has originated from the Greek word glykos। जो टर्म ग्लाइकोलिसिस है कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुई है। जिस कौन से ग्रीक वर्ड? ग्लाइकोस, जिसका मतलब होता है शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो क्या बन गया? स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, की शुगर को तोड़ना। ठीक है। द स्कीम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस वॉज गिवन बाय, ये 3 साइंटिस्ट ने दी थी, इसलिए इसे हम EMP पाथवे भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम होता है EMP पाथवे। ये किसके बेसिस पे आई है? इन 3 साइंटिस्ट के इनिशियल से लेके बनी हुई है EMP पाथवे। क्योंकि ये कौन कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? दैट इज गुस्टाव एम्डेन, ओटो मेयरहॉफ एंड द जे पार्नस, इन्होंने दी थी। इन्हीं के यहाँ से आया EMP पाथवे। एम्डेन से E, मेयरहॉफ से M एंड P फॉर पार्नस से आया P, दैट इज EMP पाथवे एंड इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द EMP पाथवे। अब इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो कैसे हैं? एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो कहाँ? ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं, दैट इज इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। यही एक इकलौता प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन कराता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म। ये भी क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होगी ऑफ द सेल। एंड अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो ये क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को इंटर रिलेट करके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होने वाली है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हर ऑर्गेनिज्म में। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरेविक एसिड। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ग्लूकोज जो है किस में जाता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन में जाता है। तो क्या होता है? ग्लूकोज जाती है, इसमें क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनाने के लिए? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरेविक एसिड बनाने के लिए। तो जो ग्लूकोज होता है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन में जाता है, क्या बनाने के लिए? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरेविक एसिड बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब पायरेविक एसिड बनता है तो कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? लास्ट में 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज राइट फ्रॉम द सुक्रोज। प्लांट में आता है, सुक्रोज से आता है, जो एक एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। तो प्लांट में दिस ग्लूकोज इज राइट फ्रॉम द सुक्रोज, जो एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, और फ्रॉम द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, या जो फिर जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है वहाँ से। सुक्रोज बेसिकली कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो सबसे पहले अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कैसे स्टेप चलते हैं। सुक्रोज कन्वर्ट हो गया इनटू ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। इसके हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुक्रोज जब कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तो किस एंजाइम के थ्रू होता है? इन्वर्टेज के थ्रू। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सुक्रोज इज कन्वर्टेड into glucose and the fructose by the enzyme invertase, and these monosaccharides and these two monosaccharides readily enter the glycolytic pathway. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड। अब पहले स्टेप में बता दिया गया कि क्या हुआ कि सुक्रोज को सबसे पहले कन्वर्ट किया गया। सुक्रोज कहाँ से आया? क्या था वो? फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट था, या फिर कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म थी। ठीक है, उसे कन्वर्ट किया गया ग्लूकोज फ्रक्टोज में, किस एंजाइम के थ्रू? एंजाइम इन्वर्टेज के थ्रू। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, PYQ में मिलेगा, पूछा जाएगा। ठीक है, अब जब ये कन्वर्ट हो गए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज रीडली एंटर मतलब इजीली एंटर कर जाएंगे ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। तो दीज 2 मोनोसेक्राइड्स, कौन कौन से 2 मोनोसेक्राइड्स? ग्लूकोज और फ्रक्टोज आसानी से एंटर कर जाते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। एक स्टेप यहाँ पे हुआ।
अब दूसरा स्टेप कहा गया इन्होंने कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो फॉस्फोराइलेटेड होते हैं क्या बनाने के लिए, टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। क्या हुआ, अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फॉस्फेट ऐड किया गया, उसे कहा गया फॉस्फोराइलेटेड, मतलब फॉस्फेट का एडिशन करा रहे हैं ताकि क्या मिले, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिले। किस एंजाइम के द्वारा, एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ये जो फॉस्फोराइलेशन है ये क्या बनाता है, ऑफ द ग्लूकोज देन आइसोमराइज टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर इस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म से क्या बनता है, बेसिकली आइसोमराइज होता है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ द मेटाबॉलिक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द सेम, और जो सब्सिक्वेंट आगे के स्टेप्स हैं वो सेम होते हैं। अब वेरियस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, अब जो इस ग्लाइकोलाइसिस के बहुत सारे स्टेप्स हैं इस फिगर में दिखाए गए हैं पूरा। एक बार पहले हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद इस पे आएंगे फिगर पे। इन ग्लाइकोलाइसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शन, 10 रिएक्शन परफॉर्म होती है अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम, अलग अलग एंजाइम आते हैं। अभी तक हमने 2 एंजाइम पढ़े, सबसे पहला इन्वर्टेज, फिर उसके बाद पढ़ा हेक्सोकाइनेज। टेक प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम द ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने के लिए। वाइल स्टडिंग द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्लीज नोट द स्टेप एट विच यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी, या किस केस में ये सारी चीज़ें एटीपी यूटिलाइज हो रही है और कहाँ सिंथेसाइज हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एटीपी यूटिलाइज होती है यहाँ पे 2 स्टेप्स पे। सबसे अब देखो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से सबसे क्वेश्चन पूछता है कि यूटिलाइज कहाँ यूज़ हो रही है। सबसे पहले होगी जब कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज को किस में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। दूसरी होगी जब कन्वर्जन होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट। सबसे पहले जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है वहाँ पे, दूसरा जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मतलब अब इस फ्रक्टोज पे 2 जगह फॉस्फेट आ गए, एक पहली पोजीशन पहले कार्बन पे और एक छठे कार्बन पे, जो बेसिकली जो नंबर है यहाँ पे कार्बन को दिखाता है। तो पहले जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, हम देखते हैं यहाँ पे, देखो ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, एटीपी का यूज़ हुआ। फिर फ्रक्टोज आइसोमेरेज, यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम आया जिसने इसको चेंज करा फ्रक्टोज वाले में, और उस एंजाइम का क्या नाम था, हेक्सोकाइनेज। क्या नाम था उसका, हेक्सोकाइनेज आया, उसने उसको चेंज कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, बन गया। यहाँ पे भी अब जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, मतलब फ्रक्टोज के पहले कार्बन और छठे कार्बन दोनों पे क्या हो रहा है, फॉस्फेट जुड़ रहा है। छठे पे तो था ही, अब पहले पे और लग गया तो क्या बन गया, इसलिए बिस मतलब 2 फॉस्फेट आ गए, तो एक एटीपी यहाँ यूटिलाइज हुई, तो 2 जगह एटीपी खर्च हो चुकी। पहला स्टेप था जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, दूसरा जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है। तो इन 2 स्टेप्स पे हमारी एटीपी यूटिलाइज्ड हो गई। अब जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो स्प्लिट होगा किसमें, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में एंड 3 फॉस्फोग्लिसराइड दैट इज PGAL। तो जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था अब वो टूटेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फॉस्फोराइलेटेड या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, मतलब वो ग्लिसरल्डिहाइड है और उसके थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फ्रक्टोज 1,6 बाइस फॉस्फेट स्प्लिट होगा 2 चीज़ों में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में वहाँ पे भी है, और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में दैट इज PGAL। तो यहाँ चलते हैं, ये था फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, कन्वर्ट हुआ, टूटा, ट्रायोज ऑफ फॉस्फेट दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इधर टूटा है ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था वो टूट गया ट्रायोज किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इधर टूटा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तो इधर अलग चला गया। अब ये जो था हमारा दैट इज PGAL, हम जो पढ़ रहे थे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, अब वो चलेगा फर्दर आगे स्टेप्स में। तो एटीपी यूटिलाइज हुई हमारी, पहला कहाँ पे हुई, जब कन्वर्जन हुआ ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर जब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ हमारा, जब फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, तो एटीपी यूटिलाइज हो गई। फिर फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट स्प्लिट हुआ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप, यहाँ पे एक स्टेप है जहाँ पे NADH+H+
फॉर्म्ड फ्रॉम द NAD+। यहाँ पे NAD+ से NADH+ बनता है। देखो ये गया, NAD+ से NADH+H+ बनता है, तो ये भी हमें याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस में NAD+ से NADH+H+ कब बनता है? कब बनता है? जब ट्रायोज ऑफ फॉस्फेट दैट इज 3-फॉस्फो या फिर 3-फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड अब आगे जाके जाएगा तो इसी स्टेप पे NAD+ से NADH हमारा बन जाएगा। दिस इज व्हेन द 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्टेड होता है 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? बायफॉस्फोग्लिसरेट। अभी तक एक ही पोजीशन पे फॉस्फेट था 3, अब पहली कार्बन पे भी फॉस्फेट आ जाएगा तो बन गया वो बाय, और वो ग्लिसरल्डिहाइड से ग्लिसरेट बन गया। ठीक है, तो दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से कन्वर्ट हो गया 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट में, दैट इज BPGA। तो यहाँ पे क्या बन गया? NAD+ से NADH+H+ बन गया। 2 redox equivalent आर रिमूव इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द PGAL। अब क्या हो गया? यहाँ पे से 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव हो गए। किसके फॉर्म में? बेसिकली हाइड्रोजन के फॉर्म में। देखो अब हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, वही ना। तो रिडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव हुए PGAL से। PGAL क्या था हमारा? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 2H+ निकल गए, रिड्यूस हो गए, वो ऑक्सीडाइज हो गया और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके उसमें जुड़ा है। ठीक है, तो वही लिखा गया है द PGAL, the 2 redox equivalent are removed in the form of 2 hydrogen atoms from the PGAL and transferred to a molecule NAD+ से किस में चले गए? तभी इसी स्टेप पे NAD+ से क्या बन रहा है? NADH+H+ बन रहा है। और यहाँ पे क्या था? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसमें से 2H+ रिमूव करे, ये फॉर्म हो गया और फिर ये कन्वर्ट हो गया 1,3-बायफॉस्फेट ग्लिसरेट में, दैट इज BPGA, 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट में। तो फिर जो PGAL था हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू BPGA। द कन्वर्जन ऑफ BPGA to 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process। अब BPGA बना, ये था हमारा इधर, यहाँ पे इसमें से ग्लिसरल्डिहाइड में से 2H+ रिमूव होके इसमें ऐड हो गए और हमारा BPGA बन गया, दैट इज़ 1,3 पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पे आके पहले तीसरा कार्बन प्रेजेंट था, पहले कार्बन पे आके फॉस्फेट जुड़ गया, बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया एल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड। अब जब ये ग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, मतलब फिर से ये जो पहले कार्बन पे था इसे हटा दो यहाँ से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो यहाँ पे क्या बनती है? हमारी ATP बनती है। तो सबसे पहले ये जो ATP फॉर्म कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे ATP यील्ड हो रही है, ADP से ATP बन रही है। अब ATP कैसे बन रही है? ये क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, मतलब इसमें 2 फॉस्फेट है। हम कह रहे हैं कि अब यहाँ पे फिर से जो पहले कार्बन थे फॉस्फेट था वो रिमूव हो रहा है, तो वो रिमूव होकर कहाँ जा रहा है? इस ADP के साथ ऐड हो रहा है। जब ADP के साथ ऐड हो रहा है तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है ATP में, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फिर वहाँ से क्या बन गए? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब ये पूरी रिएक्शन 2-2 के मॉलिक्यूल्स में चल रही है, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, जब ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है तो वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ऐसा इसका कोई ये वो नहीं है कि 2 ही क्यों बन रहे हैं, 4 क्यों नहीं बन रहे। बेसिकली ये जब चेक किए गए होंगे, जब इनकी प्रूविंग हुई होगी तो ऐसा वहाँ पे पाया गया। ठीक है, तो बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स को हम लेके चल रहे हैं। तो ATP भी बन गई हमारी ट्राइफॉस्फेट टेक। फिर ट्राइफॉस्फेट किस में चेंज हुआ? फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हुआ। फिर इधर आ जाओ, जो कन्वर्जन हुआ है, द कन्वर्जन ऑफ BPGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, वो भी एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस था। क्योंकि क्या था भैया, किस में से यहाँ पे BPGA मतलब बाय थे, 2 फॉस्फेट थे, 2 से 1 जा रहा है तो वो ADP प्रेजेंट था, ADP के साथ वो जाके जुड़ गया तो बन गया यहाँ पे ATP। दिस एनर्जी ट्रैप्ड होती है फॉर्मेशन ऑफ ATP में। दूसरा ATP सिंथेसाइज होता है जब कन्वर्जन होता है पेप का पायरुविक एसिड में। अब यहाँ पे आ जाओ, पहली ATP वहाँ बन गई थी, फॉस्फोग्लिसरेट बन गया था, फॉस्फोग्लिसरेट था, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट बना,
PEP, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। अब पेप से जब पायरुविक एसिड बनेगा तो यहाँ पे भी क्या बनता है, ATP बनता है। तो दो स्टेप, दो जगह पे ATP खर्च हो रही है, दो जगह पे ATP बन रही है। तो द कन्वर्जन ऑफ BPG 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यील्डिंग प्रोसेस था, एनर्जी ट्रैप हुई ATP के फॉर्म में। दूसरी भी ATP सिंथेसाइज हुई जब पेप से पायरुविक एसिड बना। ठीक है, कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल डायरेक्टली सिंथेसाइज इन द पाथवे फ्रॉम द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP बने, क्या तुम कैलकुलेट कर सकते हो? तो हमने देखा कि कहाँ जगह कितनी जगह पे हुई थी, जो यूज़ हुई थी हमारी ATP, दो जगह पे यूज़ हो रही थी। और बेसिकली अभी हम जब आगे पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ पे सिर्फ दो क्या हो रहा है, दो ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे दो खर्च हो गए, दो ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। पायरुविक एसिड इज अ की प्रोडक्ट। पायरुविक एसिड जो है की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का। तो ग्लाइकोलाइसिस से क्या मिला हमें, दैट इज पायरुविक एसिड। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेज। अब ये पायरुविक एसिड का आगे क्या होगा, अब हम देखते हैं कि डिपेंड करता है सेल की नीड पे। तो बेसिकली इसकी फेट डिपेंड करती है सेल की नीड क्या है। देयर आर 3 मेजर वेज जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट सेल अलग अलग तरीके से हैंडल करता है पायरुविक एसिड को जो ग्लाइकोलाइसिस से प्रोड्यूस हुआ। क्या क्या होते हैं, दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाए, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाए, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाए। तो ये तीन कंडीशन, तीन फेट हैं कि पायरुविक एसिड अब कहाँ जाने वाला है। अगर फर्मेंटेशन होती है अंदर एनारोबिक कंडीशन तो बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में होगी और कुछ यूनिसेलर यूकैरियोट्स में होगी। वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना होता है ग्लूकोज का CO2 में और H2 में। हाउएवर ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या हुआ, दूसरा नाम हुआ, दैट इज क्रेब्स साइकिल। इसमें क्या होती है, हमें O2 की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से कौन सी O2 यूटिलाइजेशन वाली साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस के क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल क्योंकि हम मेंशन किया गया है कि इसमें O2 की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्मेंटेशन से, क्योंकि अभी हमने देखा कि 3 मेजर तरीके हैं कैसे ये पायरुविक एसिड हैंडल होने वाला है जो ग्लाइकोलाइसिस से मिला है। बेसिकली ये सेल की नीड पे उस डिपेंड करता है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्मेंटेशन से कि कौन से फर्मेंटेशन में क्या प्रोडक्ट होगा, कैसी चीज़ें होती हैं। आई होप इसमें तुमको ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से समझ आओ। मैंने एक एक स्टेप को पूरा अच्छे से समझाया है और इसको तुम दोबारा पढ़ लेना। अगर तुम्हें नहीं समझ आता है ग्लाइकोलाइसिस का कोई भी स्टेप, कोई भी चीज़, तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसे दोबारा समझा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे फर्मेंटेशन। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।